बाईमान डॉक्टर होने की हैसियत से बीइंग अ मुस्लिम डॉक्टर with Iman, it is our prime duty to see that whatever we do is helpful for the patient, for the relatives, and for the whole community in general. मुझे टॉपिक दिया गया है कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड सॉल्यूशंस इन क्रिटिकल केयर। नाजुक हालात में पेचीदगियाँ और इनका हल, ये सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी तो ज़िंदगी में कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आते ही रहते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल केयर में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और उसको हमको कैसे ओवरकम करना है, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू में वो बातें बोलने की कोशिश करूँगा। एक बाईमान डॉक्टर होने की हैसियत से बीइंग अ मुस्लिम डॉक्टर विद ईमान, इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी to see that whatever we do is helpful for the patient, for the relatives, and for the whole community in general. I'll be talking more on social point of view and very little on medical point of view. Critical care ऐसी चीज़ है जहाँ हमेशा टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है और इट डील्स विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेस टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, ह्यूमन रिस्पॉन्सेस नॉट ओनली ऑफ द डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ बट रिस्पॉन्सेस ऑफ द पेशेंट, अटेंडेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन जनरल. आई टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट whoever is working in critical care has to keep himself or herself totally updated with the subject. Please, there is no alternative to hard work. मैं नमाज़ पढ़ रहा था, वो पढ़ने का मौका नहीं हुआ। मैं फ़लाँ ज़िम्मेदारी में था, पेशेंट के बारे में रेफ़र करने का मौका नहीं मिला। This is all inexcusable. When patient is with you, you may be a master doctor, but still many a times you have to refer certain things, and if you don't keep yourself updated time to time, you will lag behind and you are likely to commit number of mistakes. So your responses as a doctor, as a person leading the team of the personnel working in critical care, you have the highest responsibilities. So you have to take care of your staff, you have to take care of your management, you have to take care of the patient, you have to take care of the patient's relatives, depending upon the circumstances and illness of the patient. चलते चलते मैं एक जिक्र करता हूँ। मेरी इनिशियल प्रैक्टिस में एक तहसीलदार, उसकी बीवी और 2 बच्चे आते थे। कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, मुझे रेफ़र किया गया था केस, और वो पेशेंट था रीनल फेलियर का, हु वाज प्रिपेयरिंग टू गेट रीनल ट्रांसप्लांट डन। उसका क्रिएटिन बढ़ा हुआ था, रेगुलर मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे था वो। जब इब्तिदा में मेरे पास आते थे तो बहुत बेहतरीन सज धज के कपड़े वगैरह बेहतरीन पहने हुए, काफ़ी दबीज़ कपड़े, महंगे कपड़े, बीवी के ऊपर काफ़ी जेवर लदा हुआ, बच्चे बेहतरीन मलबूसात में आते थे। और वो डायलिसिस होते होते और ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर करते करते तकरीबन 6 से 9 महीने गुजर गए। मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, मगर मैं वो फैमिली को फॉलो अप करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बीवी का जेवर उतर गया, उसके बाद कपड़ों की क्वालिटी में तब्दीली आ गई। वो बंदा जो तहसीलदार था शायद जॉब नहीं कर पा रहा था और लीव पे था। उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए कुछ जेवर, कुछ जायदाद बिकी और वो ट्रांसप्लांट के लिए गया, और ट्रांसप्लांट के लिए किडनी दी है उसकी बीवी। ज़रा गौर से सुनिए ये बात। ट्रांसप्लांट हुआ, उसके
1 महीने में पता चला कि ही इज़ गोइंग इनटू क्रॉनिक रिजेक्शन। उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी बढ़ा दी गई, उसके रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लगे, रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशंस होने लगे, कई मरतबा मुझे उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेट करना पड़ा, और ये सिलसिला जारी रहा। ये सिलसिला तकरीबन 1.5 से 2 साल जारी रहा। उस दौरान में उनका घर बिका, उनके जेवर बिके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरी, बच्चों का एजुकेशन डिसकंटिन्यू हुआ, और 2 साल के अरसे में रिकरेंट इन्फेक्शंस, रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशंस के बाद वो गुजर गया। तो बचे उसकी बीवी और 2 बच्चे। बीवी का जेवर गया, घर गया, बीवी का एक गुर्दा गया, बच्चों की तालीम डिसकंटिन्यू हो गई। एक तरफ तो हम ये सोच सकते कि भाई हम तो एज़ पर मेडिकल नॉलेज किए हैं, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, मगर दूसरी तरफ अगर दूसरे पहलू से सोचे तो एक अच्छा खासा हंसता खेलता ख़ानदान, उसको हम रोड पे लाके छोड़ दिए। लिटरली हम रोड पे लाके छोड़ दिए। हैव वी डन गुड और बैड टू द फैमिली? उसकी सफ़रिंग चलते रही, उसकी सफ़रिंग शॉर्टकट नहीं हुई, उसकी सफ़रिंग 2 साल तक चली। 2 साल तक पूरी फैमिली की सफ़रिंग चली। तो इट्स अ सीरियस इशू टू थिंक ओवर कि whatever solutions we are suggesting has to be very well thought of, because a nurse cannot give suggestion. Though critical care is a teamwork, it cannot function properly if the doctors are not good. It cannot function properly if the nurses are not good. It cannot function properly if the ward boys and supportive staff, paramedical staff is not good. It cannot function properly if the management of the hospital is not good. So, as a doctor, rest of the team members cannot understand, cannot anticipate what is the outcome. So, Allah subhanahu wa ta'ala has brought you in a position to understand the situations and understand the complexities and give a proper solution to the patient and their family. And in this experience, many a times you may find yourself wanting to take a religious advice, whether I should do this or I should not do this, whether I should go ahead with whatever I am doing or whether I should restrain myself, whether I should completely reveal what are the expectations or what are the modalities of the treatment which can be offered to the attendants. So we have to be in communication with ulama to take guidance whether I should do this or not. In all this, our effort has to be targeted, our concentration has to be towards the patient, first towards the patient, that patient should get the optimal care. Optimal means बेहतरीन पॉसिबल मेरे circumstances में जो केयर मैं दे सकता हूँ वो मुझे देना चाहिए। मेरे circumstances ऐसे नहीं हो सकते कि मैं एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम करूँ और ये तवक्को करूँ कि मुझे वो लीलाबेन हॉस्पिटल या अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो मेरे सर्कमस्टेंसेस में मैं क्या बेस्ट पॉसिबल केयर दे सकता हूँ, मेरी नीयत ऐसी होनी चाहिए। तो ये केयर देने के लिए काफ़ी कॉस्टली गैजेट्स की ज़रूरत होती है, और हमारा जो ख़र्चा होता है क्रिटिकल केयर में, पेशेंट मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, तकरीबन हर चीज़ कॉस्टली है, तकरीबन हर चीज़ इम्पोर्टेड होती है, बहुत कम यहाँ के बनाए हुए होते हैं, तो कॉस्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है। और लाइफ सपोर्ट और रिसस्टेटिव इक्विपमेंट्स में वेंटिलेटर्स हैं, इन्फ्यूजन पंप्स है, क्रैश कार्ड्स हैं, कुछ यहाँ अवेलेबल और मेजॉरिटी इम्पोर्टेड होते हैं।
और डायग्नोस्टिक्स इक्विपमेंट्स भी आपके क्रिटिकल केयर यूनिट में होने पड़ते हैं। आपकी एक्सरे फैसिलिटी होना, आपकी अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी होना, आपकी कार्डियक इको फैसिलिटी होना, आपकी एबीजी मशीन होना, आपका एनालाइजर्स होना, हर चीज़। तो ये सब चीज़ें मिलकर कॉस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट तो हर वक्त ये सहूलियात प्रोवाइड कर नहीं रही है, फिर भी इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, मगर हम लोग उसको यूटिलाइज करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं रहते। चूँकि वहाँ जाने के बाद, सरकारी दवाखाने में जाने के बाद आपको वार्ड बॉय से हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट तक हर एक से डील करना पड़ता, और वो लोगों का बिहेवियर, एक बार गवर्नमेंट जॉब में रहे तो ये समझते कि हम गवर्नमेंट के दामाद हैं, जो चाहे कर सकते। तो वार्ड बॉय भी अपने आप को बहुत बड़ा तुरमखा समझता। मगर अगर अल्टीमेटली देखे तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल रहते। आप अगर हुस्न अखलाक के साथ अच्छा रैपो डेवलप करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 70% चीज़ें तो हो सकते हैं, मगर उसके हम आदी नहीं हैं। हमारे पास उतना सब्र नहीं रहता, हमारे पास उतनी इनकिसारी नहीं रहती। हम ये चाहते हैं कि हम जाते ही जैसा कॉरपोरेट में हमारी आओ भगत होती वहाँ पर भी होना चाहिए, जो नामुमकिन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रिजल्ट्स अच्छे निकलते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई लापरवाहियों से नताइज ख़राब भी होते हैं, मगर हम अगर हुस्न अखलाक के साथ अच्छी तरीके से डील करें तो आपके पास गरीब से गरीब को भी देने के लिए सॉल्यूशन है, और औसत दर्जे को भी देने के लिए, और अमीर तबके को भी देने के लिए। ये आप एज ए डॉक्टर डिसाइड करना है आपको। अगर मेरे पास एक क्लर्क का बच्चा लाके शरीक करे और मेरे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में न्यूमोनिया और ARDS से एडमिट हुआ और मैं उसको इंट्यूबेट कर देना चाह रहा हूँ, तो एक दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, मैक्सिमम एक हफ्ता बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद कहाँ से लाएंगा पैसे? क्योंकि कॉरपोरेट में मैं काम करता हूँ, कॉरपोरेट में मैं उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेट कर दिया तो रोज़ाना 1 से 2 लाख रुपए खर्चा हो जाता उसका, कहाँ से लाएंगा मैं? तो पूरे ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस को एज ए डॉक्टर आप कम्युनिकेट करना पेशेंट के साथ, और उसको सिनेरियो सही बताना ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। आप उसके ऑन बिहाफ डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसको क्लियर पिक्चर देना। वो बंदा ये रहता है जान बच गई तो अच्छा है, एक दिन में खर्चा पूरा हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, मेरा बच्चा बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू कैन गेज, इट विल टेक एटलीस्ट, ARDS में पेशेंट आया, it will take at least 1 week, 2 weeks for the patient to be in the hospital in the critical care unit. So you need to guide the patient that you plan yourself. आप 2 दिन में उसका पूरा खर्चा करा दे रहे, बाद में जो है एंटीबायोटिक के पास भी उसके पैसे नहीं रह रहे, then you are responsible that आप उसको क्रैश करा दिए। जबकि उन्हें जो है अगर एक मीडिया कर जगह पे जाके अगर प्रॉपर केयर ले लेता, he would have sustained for a month also. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्राइवेट में तो खर्चे ज़्यादा होते, तो हमको ये सही अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड है, और ख़ास तौर से उन्हीं चंद पेशेंट्स के लिए पूरा स्टाफ भी, पूरा हर चीज़ डेडिकेट होना चाहिए। तो लामहला प्राइवेट में ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता, और अगर इस्तेताअत है तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, मगर ये सब करने के लिए हमको सब्जेक्ट से अपडेट रहना है, बिल्कुल राइट। और इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और डिसीजन मेकिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सही रहना, मगर डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली एज अ स्पेशलिस्ट, एज ए कंसल्टेंट आपके ऊपर आता। तो आप जब तक के अपनी नॉलेज में अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती, ऑप्टिमल केयर शायद आप नहीं दे सकते। तो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड देर मे बी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, देर मे बी स्टिल लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। मुझे ये करा तो बेहतर रहेगा, ये करा तो बेहतर रहेगा। सो नेवर हेजिटेट टू डिस्कस विद योर कलीग्स, डिस्कस विद योर मोर एक्सपीरियंस्ड पीपल कि ये मुझे करना, ये सर्कमस्टेंसेस है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अपने आप को मास्टर समझेंगे और अपने आप में ये तकब्बुर रहेगा कि मैं उससे कैसा पूछूं, मेरे से
I never hesitate to discuss with my junior who is more well read and reading more than me. तो आपको भी कभी किसी से मशवरा करने के लिए हेजिटेट नहीं करना चाहिए, इसमें कोई अना की बात नहीं है। और क्रिटिकल केयर में कई मुकामात पर आपको डिस्कस करने से सही मशवरे और सही सॉल्यूशंस मिलते। और जब पेशेंट के अटेंडेंट से भी डील कर रहे हैं आप, तो ये इनकिसारी से बोलना चाहिए कि भाई मेरी समझ से मैं ये कर रहा हूँ, आप किसी से भी मशवरा कर सकते, अगर इससे अच्छा कोई सोल्यूशन ला सकते और मैं समझूं कि साइंटिफिकली ये अच्छा सोल्यूशन है, दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन देन व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग, देन आई विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट, प्रोवाइडेड माई ब्रेन, माई नॉलेज एक्सेप्ट इट एज अ साइंटिफिकली प्रॉपर सजेशन। तो अपने आप को इनकिसारी से रखना बहुत अहम है एक क्रिटिकल केयर डॉक्टर के लिए। और कौन से इंटरवेंशंस करना है, कौन से इंटरवेंशंस नहीं करना है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स के बाद इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो भी आप इंटरवेंशन करेंगे उसमें जो है पैसा बनता, ये पूरी इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल वांट्स यू टू डू मोर प्रोसीजर्स, consultants want to do more procedures, paramedical staff want to do more procedures because procedures generate money. अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स कैसा चलते हैं? मेनली मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स दो तरीके से चलते। एक तो भागते भूत की लंगोटी सही बोल के 90 साल का रहता, उसको ऐसा केयर देते उसको जाने नहीं देते, और उसकी उम्र, उसका मर्ज उसको रहने नहीं देता। तो ये जाने नहीं देने में और रहने नहीं देने में लंबा खींचते रहते, उसी से मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स चलते। मिसाल के तौर पे जब मैं क्रिटिकल केयर में गया तो काफ़ी रिसर्च के बाद ये बात हुई कि पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डाले हाई वॉल्यूम लो प्रेशर कफ के साथ, तो जो है आप 3 वीक्स तक रिटेन कर सकते। उसके बाद ट्रेकियास्टमी के कंपनीज आ गए, मिनी ट्रैक, बला ट्रैक, ये ट्रैक, ट्रेकियास्टमी के कंपनीज आ गए, और वो लोग इतना मार्केटिंग करे और इतने पेपर्स निकाले कि भाई ऑन 3rd डे डॉक्टर्स काउंसिल द पेशेंट्स अटेंडेंट्स, हमको ट्रेकियास्टमी कर दिए तो ये हाइजीन अच्छी मेंटेन कर सकते, कॉम्प्लिकेशंस कम होते, पेशेंट अच्छा लगता। तो 3 दिन में जो है पेशेंट को ब्रेन वॉश करते अटेंडेंट्स को कि कर देना चाहिए। ट्रेकियास्टमी करने से उसके अपने प्रॉब्लम्स अलग है, पोस्ट ट्रेकियास्टमी के प्रॉब्लम्स अलग हो सकते। जब इतने ज़्यादा पेपर्स थे आज से 25 साल पहले के 3 वीक्स तक वो कफ रख सकते, तो आज 3 दिन पे कैसा आ गए हम? तो ये क्या है, कॉरपोरेट कंपनीज फाइनेंस करके स्टडीज़ को स्पॉन्सर्स करके रिजल्ट्स ऐसे लाते कि हम उसके ग़ुलाम हो जाते। तो हम अपना जहन लगा के क्या बेस्ट कर सकते सर्कमस्टांसेस में, वो सोचना चाहिए। आज तो ऐसा हो गया है कि यंग डॉक्टर्स की पूरी ट्रेनिंग कॉरपोरेट्स में ही हो रही, एडवांस जितनी ट्रेनिंग हो रही मेजॉरिटी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में हो रही। तो उन्हें ये दिलो जान से यकीन कर लेता कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के 3 दिन में ट्रेकियास्टमी कर देना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वैसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे हम जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे और इंटर्न्स थे, तो कार्डियो प्रोटेक्टिव एंटी प्लेटलेट एजेंट बोल के एस्पिरिन देते थे। एस्पिरिन आप लोग भी देखे, हार्ट अटैक हुआ तो पहले एस्पिरिन दो बोलते। उसके बाद ये हुआ कि डाइपिरिडामोल बोल के एक ड्रग आया, तो उसके ऊपर इतने पेपर्स निकाले कि डाइपिरिडामोल देने से एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी ज़्यादा रहती, हार्ट अटैक कम होता। तो डाइनास्पिरिन बोल के एक गोली निकली, मिलियंस ऑफ रुपीस बना लिए वो लोग। उसके बाद डाइपिरिडामोल चले गया, टिक्लोपिडिन बोल के एक आया। जब मैं प्रैक्टिस में था तो टिक्लोपिडिन बोल के आया। हर कार्डियोलॉजिस्ट सारी दुनिया में टिक्लॉप टिक्लॉप टिक्लॉप, मगर एस्पिरिन कोई रोकता नहीं, एस्पिरिन देना ही देना है, तो साथ में टिक्लोपिडिन देने लगे। ये टिक्लोपिडिन बिलियंस ऑफ रुपीस बना लिए कंपनीज। उसके बाद वो टिक्लोपिडिन आज ना किसी डॉक्टर को डाइपिरिडामोल याद है ना टिक्लोपिडिन याद है, करोड़ों रुपए तो बन गए लोगों के। उसके बाद आया क्लोपिडोग्रेल, मगर एस्पिरिन देना ज़रूरी है। तो बेसिक ड्रग एस्पिरिन से भी वही काम होता 99.9% जो ये तमाम ड्रग से हो रहा।
मगर आपका ब्रेन वॉश ऐसा होता है कि अरे वो कैसा नहीं थे, पेशेंट मर जाएगा, आप बाहर गए तक मेरी जिम्मेदारी, जैसा वो ड्रग लिया तो तेरी जिम्मेदारी कहाँ है रे भाई। तो क्रिटिकल केयर में हम हर रोज दाखिल होने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमको सही सिमत में गाइड करे, हमसे जो भी डिसीशंस जहन से और दिल से निकले वो हर एक के हक में अच्छे हों, और हमारे जहन पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं रहना। पहली प्रायोरिटी पेशेंट, उसके बाद फैमिली, उसके बाद उसका मर्ज। तो इसमें यह होता कि पेशेंट क्रिटिकली इल रहा तो टाइम टू टाइम पेशेंट के हेल्थ में चेंजेस आते, तो आप रेजिलियंट रहना, मेरे को वक्त पे ये डिसीजन लेके अड़ावा नहीं रहना उसके ऊपर। मुझे अगर पेशेंट की तब्दीली के हिसाब से मुझे कुछ और डिसीजन लेना है तो और डिसीजन लेना, और मशवरा करना है तो और मशवरा करना। तो क्रिटिकल केयर में काम करते वक्त आदमी रेजिलियंट होना, यानी मेरे इरादों पे मैं बिल्कुल अटकावा नहीं रहना, क्योंकि वहाँ हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ कई चीज़ें हो सकते और उस हिसाब से हमको काम करना पड़ता। क्योंकि हम जो काम कर रहे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं हम लोग। वहाँ पर इंजीनियरिंग का भी रिक्वायरमेंट रहता, वहाँ नर्सिंग का भी स्ट्रेसफुल रिक्वायरमेंट रहता, वहाँ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता, वहाँ टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा रहते, इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते। ये तो खैर गैर ज़रूरी है, कई किस्म के इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं। तो ये करने के लिए, सहूलत के लिए हमको एक प्रोटोकॉल बना लेना है कि इस प्रोटोकॉल के तहत हमको काम करना है। इसमें होता ये कि जब नागाहानी हालत में, क्रिटिकल हालत में पेशेंट आता तो फ़ौरन कुछ सुधरता नहीं, तो आप एज ए सीनियर एक प्रोटोकॉल बना देना। पेशेंट आते ही नर्स को ये देखना है, वार्ड बॉय को ये देखना है, टेक्नीशियन को ये देखना है, परफ्यूजनिस्ट को ये देखना है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को ये देखना है। तो हर कोई, ये टीम वर्क होने से हर कोई अपने अपने काम में एंगेज हो जाना, क्योंकि डॉक्टर हर चीज़ नहीं कर सकता, मगर जो आप एज ए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं सभी पे नज़र रखना पड़ता है कि ये पूरे काम बराबर हो रहे या नहीं हो रहे, वरना पेशेंट की ज़िंदगी ख़तरे में हो जाती। जब करेक्टेबल चीज़ें हैं, एक तरफ तो हमारा ईमान है कि पेशेंट की ज़िंदगी हयात अपने जितनी लाया है उतनी है, एक सेकंड हम आगे पीछे नहीं कर सकते, मगर हमारी पढ़ाई का तकाजा ये है कि हम मर्ज को जितना अच्छा ट्रीट कर सकते उतना अच्छा ट्रीट करना चाहिए। और चूँकि नागहानी हालत में, क्रिटिकल हालत में पेशेंट को टाइम टू टाइम चेंजेस आते, तो मॉनिटरिंग भी होना ज़रूरी है, उसकी तरफ कोई गफलत नहीं होना, हर लम्हा क्या तब्दीलियाँ आ रही उस पर हमारी नज़र रहना, और वक्त पे जो तब्दीलियाँ होना है उसके साथ हम चलते रहना, जो टेस्ट ज़रूरी हैं साइंटिफिकली वो करते रहना। इन सब के अलावा तजुर्बे के हिसाब से हमको तवक्को करना चाहिए, अब ये पेशेंट इतना बिगड़ा हुआ है तो और क्या बिगाड़ आ सकता है इसमें, या क्या सुधार आ सकता। सो एज ए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एंटिसिपेशन इज़ अ मस्ट। भाई उन्हें अब सांस की इतनी तकलीफ में है कि मास्क से ऑक्सीजन देने के बावजूद उसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट उसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन शायद हमको लगाना पड़ेगा या इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ों के लिए प्रायर एंटीसिपेशन के साथ तैयारी रहना, तो आपके नताइज अच्छे निकलते, वरना आपके नताइज अच्छे नहीं निकल सकते। आपका लेट बैक एट, हाँ दम चढ़ रहा ना, अभी तो बगैर वेंटिलेटर के चल रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वेंटिलेटर लगाएंगे, जब वेंटिलेटर लगाने की नौबत आई तो देखते ट्यूबिंग किधर है, वेंटिलेटर किधर है, ये किधर है, वो किधर है, लारिंगोस्कोप किधर है। ऐसा नहीं, आपको एंटीसिपेट करना है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपका यूरिन आउटपुट रुक गया तो आप दवाएं दे रहे, मगर आपको एंटीसिपेट करना है कि किडनीज नहीं खुले तो शायद मेरे को इमीडिएटली डायलिसिस भी करना पड़ेगा। तो ये एंटीसिपेशन भी क्रिटिकल केयर डॉक्टर का एक ख़ास टेनेसिटी के साथ उसके एक एटीट्यूड में रहना चाहिए कि मुझे एंटीसिपेट करना और इमरजेंसी को डील करने की सलाहियत मेरे में रहना।
अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप क्रिटिकल केयर यूनिट चला रहे हैं, इसमें दुनिया का पैरामेडिकल स्टाफ और मैनेजमेंट होना है, और अगर आपके नताइज अच्छे निकलना है तो ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर्स। कोई भी चीज़ मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। हाँ, मैं वार्ड बॉय को वो इंस्ट्रक्शन सही नहीं दिया था, उसलिए पेशेंट की पोजीशनिंग गलत हुई और कैथेटर निकल गया। आप वार्ड बॉय को अपने तरीके से समझाइए, मगर अल्टीमेट जिम्मेदारी तो आप ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत क्रिटिकल पेशेंट अच्छा होके निकल गया तो गिव द क्रेडिट टू द टीम। जो अच्छा हुआ उसके लिए आप उसकी जिम्मेदारी अपने टीम को दीजिए, और जो बुरा हुआ उसकी जिम्मेदारी कबूल करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए, तो आपका यूनिट बहुत अच्छा चलता। नर्स भी कोऑपरेट करती, वार्ड बॉयज भी कोऑपरेट करते, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ कोऑपरेट करता। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिटिकल केयर में कि ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर्स एंड गिव द क्रेडिट फॉर सक्सेस टू योर टीम। और कभी भी दूसरे स्पेशलिस्ट से मशवरा करने के लिए ज़रा भी हेजिटेट नहीं करना। आजकल किसी भी स्पेशलिस्ट से, सब स्पेशलिस्ट से मशवरा करने के लिए कॉस्टली अफेयर हो गया, मगर आप एक फ़ोन उठा के मशवरा कर सकते, कोई ख़ास बात नहीं है। अब मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे, आपको ये फलां चीज़ की ज़रूरत है, आप एक फ़ोन उठाए मारे किसी को, भैया ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करना चाहिए, मैं ऐसा करूँ या वैसा करूँ। उसमें अगर आपकी अना सामने आ गई तो आप you are likely to commit blunders. So never hesitate to take opinion from other subspecialists and seniors or even juniors. Whenever you are held up with some problem, please ring up and ask, or give a cross referral and ask the people to come and see if the patient can afford. If the patient can't afford a subspecialty consultation, just pick up a phone and talk to them. This is the situation, what I should do, whether I should give this drug or not, whether I should change the treatment. तो इसमें अगर हेजिटेट करते रहे तो पेशेंट को जितना ऑप्टिमम केयर देना है नहीं दे सकते आप। Crisis intervention and stress reduction. As a doctor, you are the most responsible person. नर्स भी स्ट्रेस में रहती, थेरेपिस्ट भी स्ट्रेस में रहता, पेशेंट के अटेंडेंट्स भी स्ट्रेस में रहते, खुद आप स्ट्रेस में रहते। तो आपको दूसरों का स्ट्रेस कम करते हुए अपने स्ट्रेस को टेक केयर करना चाहिए। खाली दूसरों को देखते रहना नहीं है, आपकी भी ज़िंदगी है, आपका भी स्ट्रेस है। तो फ़ौरन 2 मिनट लेके आप दुआ कर लीजिए, फ़ौरन 5 मिनट लेके आप जाके वज़ू करके नमाज़ पढ़ लीजिए, आइए ये प्रॉब्लम्स है मेरे पास। आप इतना रिलैक्स फील करेंगे और पेशेंट के आउटकम में इतना फ़र्क पड़ जाएगा। ये मेरा तजुर्बा है, मैं 30 साल से क्रिटिकल केयर कर रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। मैं 2 मिनट बाजू बैठ के थोड़ी दुआ कर लिया तो कई चीज़ें जहन में ऐसे आते जो मैं पहले नहीं सोच रहा था। नागहानी हालत है, आप अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के 5 मिनट 10 मिनट जाइए, 2 रकात तहियतुल हाजात पढ़िए और दुआ करके आइए कि या अल्लाह मुझे एक सही सिमत में, डायरेक्शन में आप गाइड करिए कि मैं सही डिसीजंस ले सकूं। आप आके देखते पेशेंट के कंडीशंस बेहतर है। वल्लाही मैं अपना तजुर्बा बोल रहा हूं आपको। तो क्रिटिकल केयर में काम करने के लिए ये 7 C's पे हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक तो कंपैशन, मेरे को दिल से हमदर्दी रहना मेरे पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ, मेरे अपने स्टाफ के साथ, सबके साथ हमदर्दी रहना मेरे को, कि मैं जो काम करूँगा इसमें हर एक का भला होना, किसी के ऊपर ज़्यादा नुकसान नहीं होना। तो कंपैशन, हमदर्दी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है केयर करने का। और इसमें होता ये कि एज ए डॉक्टर, अभी तो ज़रा कम हुआ, हालात बदल गए, मगर हम जब मेडिकल स्टूडेंट थे और डॉक्टर बने थे, हमको तो लोग आसमान पे बिठा देते थे।
हत्ता कि इतना होता था, मैं वारंगल में पढ़ता था, यहाँ से मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, हालत खस्ता रहती थी, मगर ट्रेन में अगर को पूछा आप क्या कर रहे, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो लोग उठ के सीट दे देते थे, इतनी इज्जत थी हमारी, तो लोग ही हमको चढ़ा दिए। तकब्बुर अल्लाह ताला को ख़तई पसंद नहीं है। एक तो तकब्बुर और एक तो रियाकारी, यानी अपने आप को बड़ा समझना या कोई काम दिखावे के वास्ते करना, ये दो चीज़ें बहुत ही वाहियात हैं। किबरियाई जो है सिर्फ मालिकुल मुल्क की का कैरेक्टर है, उसी का डोमेन है किबरियाई। हमारे पास अगर हम ये सोचे कि मैं बड़ा हो गया तो मैं ज़रूर गिरूंगा नीचे, तो तकब्बुर एक मुसलमान के पास रहना ही नहीं। इंसानी फितरत है, कहीं ना कहीं आ जाता तो हम बार बार अपने में सोचते रहना कि मेरे पास तकब्बुर नहीं रहना, तकब्बुर मुझे लेके डूबता। दूसरा, दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। आपका स्टाफ भी और पेशेंट के अटेंडेंट भी सब इतने इंटेलिजेंट रहते कि आप कौन सा काम सिंसियरली कर रहे, कौन सा काम दिखावे के लिए कर रहे, वो लोग गेज कर ले सकते। अल्लाह ताला तो अल्लाह ही है, और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को केयर ही नहीं करते जो दिखावे के लिए काम करता। चाहे मैं अच्छा काम करूं, नमाज पढ़ूं, इबादत करूं या हुकूकुल इबादत अदा करूं, अगर मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं तो उसमें जो है सिंसियरिटी अगर नहीं रही तो आउटकम भी अच्छा नहीं रहता। तो हम अपने आप को बड़ा नहीं समझना, हमारे में इनकिसारी रहना, और हम दिखावे के लिए नहीं करना, तभी हमारे अंदर दूसरे के साथ हमदर्दी आ सकती। अपने आप को वो पोजीशन में ले जाके देखना पड़ता। तो कंपैशन, हमदर्दी, कंपैशन क्या है? ए डीप सिंपैथी फॉर सॉरो ऑफ अदर्स विद एन अर्ज टू एलिविएट देयर पेन। उनके साथ उनके गम में शामिल होना और वो गम को कैसा कम कर सकते, कैसा बांट सकते, वो आप देखना। एज ए प्रोफेशनल अपना काम करते हुए ये भी आपकी एडिशनल जिम्मेदारी है। एम्पैथी, टेम्पररी सस्पेंड योर जजमेंट, क्योंकि आप अटेंडेंस क्या पोजीशन में है, आप अलग पोजीशन में रहते, अपने आप को दबा दे के अटेंडेंस की क्या मुश्किलात है, अटेंडेंस की क्या परेशानियां हैं, उसमें जाना, पेशेंट के साथ पेशेंट की फैमिली की परेशानियों को समझने की कोशिश करना, अपने आप को वो पोजीशन में रख के सोचना कि ये पोजीशन में मैं अगर होता तो मैं क्या करता, उनके साथ पूरी हमदर्दी के साथ काम करना। आप टू बी कंपैशनेट यू नीड टू बी जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट अदर पर्सन और पीपल्स नीड्स। जब भी आप दिल से अगर सोचेंगे नहीं कि उनके क्या परेशानियां हो सकते, तो आप कंपैशनेट नहीं हो सकते। यू नीड टू थिंक अबाउट एंड फील इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। द फर्स्ट प्रिंसिपल टू बी कंपैशनेट, वी मस्ट बी काइंड टू अदर्स एंड ट्रस्ट अवरसेल्व्स। इस्लाम में हमेशा अखलाक के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। तो हमारे अखलाक अच्छे रहे तो ऑटोमेटिक हम कंपैशनेट हो जाते। वी मस्ट बी काइंड, हमारे अखलाक अच्छे होना, हम हमदर्दी से बात करना, और दूसरा अपने आप की कॉम्पिटेंसी पे एतमाद रहना, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। अगर इसके बारे में मुझे से कोई अच्छा मशवरा दे सकता तो मैं फ़ौरन उससे मशवरा कर लेना। बीइंग काम एंड कंपैशनेट व्हेन confronted with an angry family member upset with our care। आप अच्छाई के लिए कुछ कर सकते, मगर अटेंडेंट समझता कि मेरे पेशेंट को केयर नहीं कर रहे, उन्हें गुस्से में भर जाता, क्योंकि उसके जज्बात ये रहते कि मेरा पेशेंट काफ़ी सफ़र कर रहा, काफ़ी सीरियस है, बचता या नहीं बचता। तो ऐसे मामलात में डील करने में कभी अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते, मगर अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को रहमदिल रखना, अपने आप को उनकी पोजीशन में ले जाके सोचना। मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के लिए भी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता, क्या करना है, पेशेंट बिल्कुल दीवाने हो जाते, तोड़फोड़ शुरू करते, मगर हमारे को अपने आप को मजबूत रखते हुए अपने कंपोजर के साथ वैसे चीज़ों को डील करना है। कंपैशन इज हाउ केयर इज गिवन थ्रू रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन एम्पैथी, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सामने वाले को भी पूरी इज्जत देना, उसका पूरा ख्याल करना, उसके साथ रहमदिली से काम करना। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज इंटेलिजेंट काइंडनेस। अगर आप ये सोच रहे
कि उन्हें बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहा, उन्हें जहालत कर रहा, तब भी जो है आप उसके साथ बहुत हमदर्दी से काम करना, बहुत मतानत के साथ काम करना, उसको समझा के लेके चलना, यह है इंटेलिजेंट काइंडनेस। आपका दिल ये बोल रहा है कि उन्हें बेवकूफ़ बदमाशी कर रहा है उन्हें, तब भी आप उसके साथ अच्छी तरीके से डील करना। Competence means all those in caring roles must have the ability to understand an individual's health and social needs. ये लास्ट पॉइंट क्या है? हम प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना, और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहने के लिए हमारा सब्जेक्ट अच्छा होना, हमारी थिंकिंग अच्छी होना, हमारा हार्ड वर्क होना। विलियम वर्ड्सवर्थ की सेइंग है, ग्रेट पीपल were toiling in the night when rest of the people were sleeping. मेरे को एग्जैक्टली बोलना नहीं आ रहा उसके वर्ड्स में। कंपैशन कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। रिकॉग्नाइजिंग सफरिंग, पहले उसकी तकलीफ क्या है समझने की पूरी कोशिश करना। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग। फीलिंग फॉर द पर्सन सफरिंग, अपने भी दिल में दर्द होना, रहे उन्हें इतनी तकलीफ में है, उन्हें अपने भाई से हाथ धो ले रहा, उसका भाई इतनी तकलीफ में है तो उन्हें परेशान है, उसके फाइनेंशियल कंडीशंस की तरफ से उन्हें परेशान है। मोटिवेशन टू एक्ट टू एलिविएट सफरिंग। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन लाइज एट द हार्ट ऑफ ऑल रिलीजियस, एथिकल एंड स्पिरिचुअल कंडीशंस, कॉलिंग अस ऑलवेज टू ट्रीट ऑल अदर्स एज वी विश टू बी ट्रीटेड आवरसेल्व्स। अगर किसी को आप ट्रीट कर रहे, एक बड़ी औरत है, मेरी माँ उस जगह पर रहती तो मैं क्या डिसीजन लेता था, मेरी बहन उस जगह पे रहती तो मैं क्या डिसीजन लेता था, मेरे चचा उस जगह पे रहते तो मैं क्या डिसीजन लेता, मेरे वालिद उस जगह पे रहते तो मैं क्या डिसीजन लेता, मेरा भाई उस जगह पे रहता तो मैं क्या डिसीजन लेता। हम पेशेंट के बारे में वही डिसीजन लेना चाहिए, अपने आप को वो पोजीशन में रख के, अगर मैं वो पोजीशन में होता तो क्या डिसीजन लेता। ये बहुत अहम बात है। इसमें कम्युनिकेशन है, राब्ता कायम करना। अभी मतीन साहब बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स जमात में गए तो डेवलप हो जाते, यानी हर एक से राब्ता करना। हम बड़ों की सोहबत में बैठे तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप थे। हाउ टू ब्रेक द आइज, दो अजनबियों के बीच में कैसा हम अच्छी गुफ्तगू में मुब्तला हो सकते। स्पीक इन सच ए वे दैट अदर्स लव टू लिसन टू यू, आप इतनी अच्छी बात करना कि सामने वाला मुतासिर हो जाना, उन्हें खुश हो जाना, आपकी बात सुनने पे पूरी मुतवज्जे हो जाना उन्हें, और आप सामने वाले को ऐसा सुनना कि उन्हें लिसन इन सच ए वे दैट अदर्स लव टू स्पीक टू यू, अपने दिल का हाल खोल के बयान कर देना उन्हें। यह बहुत अहम बात है। कंसिडरेशन, गौर करना, और आपसी इख्तलाफात को बहुत इंटेलिजेंटली डील करना। सामने वाला समझता था कि ऐसा ही करे तो अच्छा है, मगर आप एक मेडिकल डॉक्टर होने की हैसियत से सोचते कि नहीं नहीं वो मुनासिब नहीं है, ये करना है। केयरफुलनेस, कंसिस्टेंसी। आप अब एक बात बोल रहे हैं अटेंडेंट्स को, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना। आप पहले क्लियर रहना आइडिया में कि मुझे ये करना है और यही मशवरा देना है, यही स्टेप लेना है। अगर आप बार बार बदलते रहे तो अटेंडेंट्स का कॉन्फिडेंस चले जाता। तो आप अपने करीब क्लियर रहना कि मुझे क्या करना है। कई मरतबा ऐसा होता कि लाइलाज मर्द रहता, पेशेंट के सामने बोलना रहता कि ये तमाम कोशिशें काविशें बेकार है, नताइज अच्छे निकलने वाले नहीं हैं। तो कई मरतबा पेशेंट्स को बोल देते कि वेंटिलेटर पे लगाने के अलावा कोई वो नहीं है, मगर आप अपने करीब सोचते वेंटिलेटर भी लगाए तो क्या बचता है, इन्हें नहीं बचता। तो साइंटिफिकली आप ये सोच रहे हैं कि वेंटिलेटर पे लगाने के बाद भी इन्हें बाहर नहीं निकल सकता, मौत बरहक है, तो फिर आप ऐसा मशवरा नहीं देना उसको, मेरी ज़ाती तौर पे। अल्लाह से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। ऐ अल्लाह, वो सब्र अता कर जिसके बाद कभी हौसला न टूटे, वो रहमत अता कर जो हमेशा जारी रहे, वो रास्ता दिखा जो तेरी तरफ जाता हो, वो कामयाबी अता कर जो तकब्बुर से पाक हो, वो रिज़्क़ अता कर जिसमें बरकत हो। अल्लाह पाक हम और आप सबको नागहानी आफात से बचाए। जज़ाकल्लाह खैर।